नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि आज से आप लोग का साइंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है। और साइंस में हम लेकर के आए हैं आज टेस्ट नंबर 1, और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं 75 से 80 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। और ये सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी बेस्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वन लाइनर क्वेश्चन है। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, यहाँ पर लगभग 35 से 40 मिनट में यहाँ पर सारा क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपको लाए हैं आज। तो चलिए इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं जल्दी से, और इसको एक दो बार आप देख लीजिएगा, पूरा साइंस आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लगभग 100 प्रश्न देखेंगे, है ना, जिसमें से 75 से 80 महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके अलावे और भी यहाँ पर आपको हम बताते हुए चलेंगे। ठीक है। आपका जो टेस्ट होता है वो डेली रात में 9 बजे से होता है। तो 9 बजे आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा डेली से, और आप लोग तैयारी को अपना जारी रखिए, है ना। आप लोग थोड़ा सा सुस्त पड़ गए हैं, सुस्त नहीं पड़ना है, तैयारी को जारी रखना है ना। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, है ना, तो सभी लोग तैयारी को जारी रखिए। कम से कम 10-20 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग तैयारी को जारी रखिएगा, तभी तो आपका रिजल्ट होगा, है कि नहीं। आज हो एग्ज़ाम या फिर 2 महीने बाद हो, एग्ज़ाम तो होना है, लेकिन तैयारी रहेगी तभी आपकी रिजल्ट हो पाएगी। देखिए, इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ लेने के लिए आपको 351 रुपया चार्ज है, जिसमें आपको डीएलएड, समान अध्ययन, करेंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब कि हर एक पोर्शन से आपको पीडीएफ नोट से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो 351 इसमें मात्र चार्ज है दोस्तों। और 351 कैसे पेड करना है, तो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से करना है। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है 7857824310, और यही नंबर हमारा व्हाट्सएप का भी नंबर है। और एक नंबर और दिया गया है आपको, अगर इस नंबर पे पेमेंट नहीं होता है तो आप इस नंबर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा ही नंबर है। ठीक है। इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर आपको भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आपको पर्सनली जितने भी पीडीएफ हैं, लगभग 125-150 पीडीएफ हैं, है ना, जिसमें आपको करेंट अफेयर, समान अध्ययन, आपको रीजनिंग, मैथ, सभी चीज़ का आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार, यहाँ से भी आपकी तैयारी होते रहेगी। आज हम लेकर के आए हैं दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन। और देखिए, यहाँ पर हम आप लोग को आंसर नहीं दिखाएंगे, आंसर हम बाद में दिखाएंगे। आप लोग को दिखेगा सिर्फ क्वेश्चन, है ना, क्योंकि क्वेश्चन का आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है। और यहाँ पर ये आंसर आप लोग को नहीं दिखाएंगे, आंसर हम आप लोग को बताते हुए चलेंगे। सबसे पहला सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर इसको रट लेते हैं, लगभग 1000 प्रश्न यहाँ पर हम करवाएंगे साइंस से, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ठीक है, 1000 से ज़्यादा ही करवाएंगे, इतना कर लेते हैं तो काफ़ी है। इसके अलावे जो हम टेस्ट में करवाए हैं आपको पीछे, वो तो आपको करना ही है। ठीक है। चलिए, तो आज का पहला सवाल है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक है। देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बीपीएससी में कई बार ये पूछा गया सवाल है ना। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है दोस्तों, वो किसका है, दूरी का मात्रक है। तो ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ठीक है। इसी प्रकार से आपको नीचे कमेंट करते हुए चलना है, कमेंट जरूर करना है, क्योंकि कमेंट करने से ना आपको याद हो जाएगा हर एक प्रश्न। और ये ऑब्जेक्टिव सवाल है ना। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में कल मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, बताइए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो आप लोग को पता होगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। अगर मीटर में दिया हो रहे तो 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। और अगर इसी को किलोमीटर में दिया रहे तब क्या होगा, 9.46 गुने 10 के पावर 12 मीटर, किलोमीटर, है ना, ये किलोमीटर में हो गया आपका। तो किलोमीटर में भी आपको ऑप्शन में दे सकता है और मीटर में भी दे सकता है, तो आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। तो किलोमीटर और मीटर दोनों याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर की, एक पारसेक बराबर कितना होता है। देखिए, एक पारसेक, पारसेक भी जो मात्रक है ना, ये भी दूरी का ही मात्रक है, और इससे भी दूरी ही मापा जाता है। तो एक पारसेक बराबर होता है आपका 3.2
3.26 प्रकाश वर्ष, है ना। 3.26 क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। एग्जाम में पूछा जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वो पारसेक ही होती है। चलिए अगला सवाल है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मैंने अभी आपको बताया वो क्या है, तो वो है आपका पारसेक। ठीक है, जैसे ही आपको सवाल दिखे इसका आंसर आपको नीचे लाइव जो चैट चल रहा है उसमें कमेंट करते चलना है, क्योंकि कमेंट करने से ना आपको याद हो जाएगा कि अच्छा इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 1 पिको सेकेंड बराबर कितना होता है। देखिए ये जितने प्रश्न आपको लेकर के आया ना, ये लगभग एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। अगर बीपीएससी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 सितंबर को, ठीक है 21 सितंबर को डेट आ गया है बीपीएससी के एग्ज़ाम का, 67th बीपीएससी। अगर इतना कर लेते हैं ना 1000 प्रश्न, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी लड़ जाएगा। देख लीजिएगा बहुत सारा प्रश्न यहाँ से लड़ेगा और बहुत सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, बताइए 1 पिको सेकेंड बराबर कितना होता है। तो 1 पिको सेकेंड बराबर होता है दोस्तों 10 के पावर -12 सेकेंड। ठीक है, 10 के पावर -12 सेकेंड होता है 1 पिको सेकेंड बराबर। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है, तो आप याद रखिएगा 1 माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों 0.001 मिलीमीटर, है ना। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोन का मान। अगला है कि ठोस कोण की इकाई क्या होती है। बताइए ठोस कोण की इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बताना है। ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन। क्या होती है, मैं लिख देता हूँ स्टेरेडियन। ठीक है, ये आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें आंसर आपको लिखा हुआ रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ठोस कोण की जो इकाई है स्टेरेडियन याद रखिएगा। 1 बार बराबर कितना होता है, बताइए 1 बार बराबर कितना पास्कल होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए 1 बार बराबर कितना पास्कल होता है। तो 10 के पावर 5 पास्कल होता है 1 बार बराबर, 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर उल्टा लिख दिया, 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है, हाँ याद रखिएगा 1 न्यूटन बराबर कितना होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो कितना डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, डाइन नहीं डाइन होता है। ठीक है, याद रखिएगा 10 के पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट सवाल है कि 1 जूल बराबर कितना होता है। बताइए 1 जूल बराबर कितना होता है, कितना अर्ग होता है 1 जूल बराबर, तो 10 के पावर 7 अर्ग होता है 1 जूल के बराबर। अगला सवाल है कि कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। देखिए कार्य और ऊर्जा ये दोनों का मात्रक जो होता है ना एक ही होता है, और ये जो दोनों का मात्रक है उसको कहते हैं क्या, तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। उसको कहा जाता है जूल। क्या कहते हैं, जूल कहा जाता है कार्य और ऊर्जा के मात्रक को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बीपीएससी में कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेग तथा त्वरण का एसआई मात्रक, ये भी बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सब बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन उठाता है आपको बीपीएससी। ठीक है, तो वेग तथा त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है क्रमशः आप याद रखिएगा, वेग का जो होता है, वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण क्या क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। याद रखिएगा वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एसआई मात्रक रट लेना है। अगला है एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंगस्ट्रॉम जो इकाई है दोस्तों, ये किसकी इकाई है, तो ये इकाई है आपको लंबाई की। किसकी है, लंबाई की इकाई है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, याद हो गया। मैं एक बार दो बार बोल देता हूं ताकि आप लोग को यहीं पर याद हो जाए, है ना। कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है, दोबारा इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, एक बार में एकदम कंप्लीट। बताइए कोणीय वेग की लंबाई कितनी है, कोणीय वेग की सॉरी लंबाई नहीं इकाई क्या है, कोणीय वेग की इकाई क्या होती है, बताइए सभी लोग कोणीय वेग की इकाई क्या होती है।
तो कोणीय वेग की जो इकाई होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है? रेडियन, लिख लीजिएगा, रेडियन पर सेकेंड होता है आपको कोणीय वेग की इकाई होती है। ठीक है, और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक थोड़ा सा ज़रूर कर दीजिएगा। जितने लोग मेरे भाई बहन आ गए हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, जो बटन लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब बगल में काला वाला, तो उसको दबा दीजिएगा, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 10 के पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है ना? ऊपर अगर कोई वस्तु फेंकी जाए तो उसका त्वरण क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। ऊपर फेंकी जाने वाली एक वस्तु का त्वरण जो होगा वो होगा दोस्तों आपका ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऊपर फेंकी जाने वाली कोई वस्तु है जिसकी त्वरण क्या होगी? ऋणात्मक। अगला प्रश्न है कि 1 kg, प्रश्न क्या कह रहा है? 1 kg राशि का वजन होता है। 1 kg राशि का वजन कितना न्यूटन होता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का अधिकतम भार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि एक वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो कहाँ होगा? वायु में अधिकतम भार होगा। कहाँ होगा? वायु में होगा एक वस्तु का अधिकतम भार। आप यहाँ से नोट भी करते हुए चल सकते हैं और नीचे लाइव चैट भी करते हुए चल सकते हैं, तो वहाँ से भी आपका पूरा कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। बताइए, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? बताइए जल्दी से सभी लोग। किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो होता है संवेग। क्या होता है? संवेग होता है ना? याद रखिएगा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। नेक्स्ट सवाल है आपका कि गति का नियम दिया था। बताइए, गति का नियम किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, छपेगा प्रश्न। तो गति का जो नियम दिया गया था वो न्यूटन महोदय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रक्षेप्य पथ होते हैं। बताइए, प्रक्षेप्य पथ जो होते हैं दोस्तों, है ना, वो किस प्रकार का होता है? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रक्षेप्य जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। क्या होता है? परवलयाकार होता है प्रक्षेप्य पथ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? परवलयाकार। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि रॉकेट का पलायन आधारित होता है। देखिए, रॉकेट का जो पलायन आधारित होता है ना, ये किस चीज पर आधारित होता है? तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर आधारित होता है। न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है उसी पर आधारित होता है रॉकेट के पलायन का आधारित, है ना, रॉकेट का पलायन। अगला सवाल है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि h का मान बराबर होता है। h का मान बराबर कितना मीटर प्रति सेकेंड होता है? सभी लोग बताइए। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है दोस्तों वो होता है आपका 9 कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया? गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जी का मान यानी कि गुरुत्व का मान जो होता है वो अधिकतम कहाँ होता है और न्यूनतम कहाँ होता है? छपेगा ये सवाल दोस्तों एग्जाम में। गुरुत्व का जो मान होता है अधिकतम जो होता है वो कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। अब देखिए, ध्रुव किसको कह सकते हैं? तो मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और ये जो है ना, ये नॉर्थ पोल हो गया आपका और ये साउथ पोल हो गया, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और ये हो गया आपका दोस्तों भूमध्य, है ना। ये क्या है? 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। तो अधिकतम अगर कहा जाए कि जी का मान कहाँ पर ही होगा तो वो होगा आपको ध्रुव पर, है ना। ये उत्तरी ध्रुव पर होगा या फिर दक्षिणी ध्रुव पर होगा। और न्यूनतम कहाँ पर ही होगा? तो वो होगा भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री पर। 0 डिग्री को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या फिर इसी को कहा जाता है इक्वेटर रेखा, या फिर इसी को कह सकते हैं आपको
क्या कह सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है, जैसे विषुवत रेखा भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अधिकतम कहाँ हो गया, अधिकतम हो गया आपका ध्रुव पर, और न्यूनतम कहाँ हो गया, तो आपको भूमध्य रेखा पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जी का मान शून्य कहाँ होगा। भैया अधिकतम न्यूनतम तो समझ लिए, अब है कि जी का मान शून्य कहाँ पर होगा। तो शून्य जो होगा वो पृथ्वी के केंद्र पर होगा। पृथ्वी के कहाँ होगा, तो केंद्र में होगा। क्या, तो जी का वैल्यू शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं। हमारी पृथ्वी से जो उपग्रह छोड़ा जाता है और उसको कितनी ऊंचाई पर ले जाकर के स्थापित किया जाता है, वही क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं, कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। कितना, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने सवाल है ना दोस्तों छप सकता है और यहीं से छपेगा 100%। अगला प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है। बताइए, भू स्थिर उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर जो दैनिक गति होती है वो कितनी होती है, पृथ्वी की दैनिक गति कितनी है, 24 आवर, यानी कि 24 घंटे में एक चक्कर मार लेती है। उसी तरीके से भू स्थिर जो उपग्रह है इसकी भी जो परिक्रमण काल होगी वो कितनी होगी, 24 घंटे होगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। बताइए, पृथ्वी की अपेक्षा कह रहा है, चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो 1/81 होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, 1/81 होता है। अगला सवाल है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग का जो मान होता है, रट लीजिएगा, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है चंद्रमा के लिए पलायन वेग। अगला सवाल है मेरे भाई कि अच्छा, ये सवाल रहा कि गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किया। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नहीं है, सार्वत्रिक नियम का जो प्रतिपादन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है न्यूटन महोदय के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि पृथ्वी तल से अगर आपको ऊपर भेज दिया जाए या फिर नीचे भेज दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा दोस्तों, है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो घटता है ना, याद रखिएगा, घटता है, बढ़ता नहीं है, घट जाता है। ठीक है, घटता जाता है, या तो ऊपर जाइएगा तो घटता जाएगा या फिर नीचे जाइएगा तो घटता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि पृथ्वी तथा सौर मंडल, प्रश्न कह रहा है पृथ्वी तथा सौर मंडल के लिए पलायन वेग का मान। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान जो होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया पृथ्वी का पलायन वेग का मान। सौर मंडल के पलायन वेग का मान कितना होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 42.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हो गया सौर मंडल के पलायन वेग का मान और ये हो गया पृथ्वी के पलायन वेग का मान। ठीक है, 11.2 पृथ्वी, सौर मंडल 42.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद ही होगा कि चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है, तो 1/6 गुना होता है दोस्तों। कितना होता है, 1/6 गुना। बहुत बार पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न है आपका कि खींचे हुए रबर, जी हाँ, खींचा हुआ जो रबर है या खींचा हुआ जो धनुष है या खींची हुई जो कमानी है, इसमें क्या भंडारित होती है। मतलब कि जो खींचा हुआ रबर है, धनुष है, कमानी है, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो
तो इसमें क्या है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि ये अपनी स्थिति को क्या कर दिया है, बदल लिया है, इसीलिए इसमें क्या है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा है। तो आंसर हो जाएगा खींचे हुए रबर। कई बार एग्जाम में आया है सवाल, खींचे हुए धनुष और खींची हुई कमानी में स्थितिज ऊर्जा होता है, क्योंकि अपनी स्थिति को क्या किए हुए है ये, तो बदले हुए है। अगला है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों, वो मशीन है। कौन सा मशीन? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है डायनेमो, है ना। उसको क्या कहते हैं, डायनेमो कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पर है कि यांत्रिक को विद्युत में, अब है विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलेगा, तो विद्युत को यांत्रिक में जो बदलेगा वो है आपका विद्युत मोटर। कौन है, विद्युत मोटर। 1000 बार पूछा गया सवाल है, एनसीईआरटी बेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि फ्यूज का तार होता है। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आप लोग को कई बार करवाए हैं कि जो फ्यूज का तार होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है और गलनांक क्या होता है। दो ही चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है। एक चीज़ और पूछा जाएगा कि जो फ्यूज का तार होता है वो किस चीज़ का बना होता है ना। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापिए ये किस चीज़ का बना होता है। मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूज का जो तार होता है इसमें प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होता है, तथा इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो इसका गलनांक होता है निम्न। क्या होता है, निम्न गलनांक होता है, और प्रतिरोध काफ़ी उच्च होता है। किसका, तो फ्यूज के तार का। ठीक है, चलिए वीडियो को भैया सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग आ गए हैं, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, टपक गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हीटर का तार बना होता है। बताइए हीटर का जो तार बना होता है दोस्तों वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये रहता है भाई साहब नाइक्रोम का तार रहता है। किसका रहता है, नाइक्रोम का ये तार होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। अब तो फिलामेंट वाला बल्ब ऐसे बहुत कम आता है ना। अब तो इसको जलाता ही नहीं है कोई, पहले आता था फिलामेंट वाला बल्ब, है ना। तो जैसे ही देखते हैं फ्यूज देते थे तो कभी टन से उड़ जाता था, तो वही था फिलामेंट। जो वो किस चीज़ का बना होता था दोस्तों, तो ये जो फिलामेंट होता था ये बनता था किसका, टंगस्टन का। किस चीज़ का, टंगस्टन, है ना, टंगस्टन का ये बना होता है। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस चीज़ पर आधारित होता है, किस नियम पर आधारित है हाइड्रोलिक ब्रेक, बहुत बार पूछा गया है। तो ये नियम पर आधारित है पास्कल के नियम पर। किस नियम पर, पास्कल के नियम पर आधारित है हाइड्रोलिक ब्रेक। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा। 1000 बार पूछा गया प्रश्न है ना। अगर आप अंतरिक्ष में चले जाए, मान लीजिए आप कभी अंतरिक्ष में चले गए, तो आपको आकाश कैसा दिखेगा दोस्तों, ब्लैक दिखेगा, यानी कि काला दिखेगा। कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। अगला है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। बताइए अब कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है आपका नर्म लोहे का। किस चीज़ का, नर्म लोहे का ये बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग में होता है। कई बार पूछा गया सवाल है, दो प्रकार से पूछेगा। एक तो पूछेगा कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, एक पूछेगा कि कम किसका होता है। तो अगर अधिक पूछ लिया जाए तो हो जाएगा आपको बैगनी रंग। अधिक पूछे तो क्या होगा, बैगनी रंग का। अगर कम पूछे तो हो जाएगा लाल रंग का। कम किसका है दोस्तों, लाल का है, और अधिक किसका है, तो बैगनी है। क्या, तो अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डीएलएड तो आपका पूरा समाप्त कर दिया गया, 8वां यूनिट आपका कंप्लीट कर दिया गया। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट नंबर आपको दिया गया है 7857824310। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग में होता है। तो कम वाला तभी आपको बता दिए कि कम किस में होता है मेरे भाई, तो कम जो होता है
है वो लाल में होता है, ठीक है, लाल में होता है। और अधिक किस में होगा, तो बैगनी में होगा। अगला है कि समुद्र की गहराई मापी जाती है। जी हाँ, समुद्र की गहराई मीटर में नहीं मापा जाता है, किस चीज़ में मापा जाता है, हाँ याद रखिएगा, समुद्र की जो गहराई है वो मापी जाती है फायदोमीटर। किस चीज़ में, फायदोमीटर। सभी लोग फटाफट अपना अपना कमेंट छापते जाइए, छापते चलिए, है ना, कमेंट छाप दीजिए। अगला है कि समुद्र की दूरी मापी जाती है, गहराई, गहराई किस चीज़ में, तो फायदोमीटर। और दूरी किस चीज़ में, तो दूरी याद रखिएगा, दूरी जो मापा जाता है वो नॉटिकल मील में मापा जाता है। किस चीज़ में, नॉटिकल मील में मापा जाता है दोस्तों दूरी, है ना। और एक नॉटिकल मील बराबर एक एनएम बराबर क्या होगा, एनएम मतलब नॉटिकल मील, एक एनएम बराबर 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा, एक नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। नॉटिकल माइल ज़्यादा होता है किलोमीटर से, है ना। तो ये जो दूरी मापी जाती है दोस्तों, ये समुद्र की दूरी मापी जाती है नॉटिकल माइल में, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगला सवाल है कि कैंडेला किसका मात्रक है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए कैंडेला किसका मात्रक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ज्योति तीव्रता, है ना। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता, याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता। चलिए ये हो गया कैंडेला। अगला सवाल है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, किस चीज़ पर निश्चित किया जाता है प्रकाश का रंग। तो प्रकाश का जो रंग निश्चित होता है ना, वो किस चीज़ पर होता है, तो भैया तरंग दैर्ध्य, किस चीज़ पर होता है, तरंग दैर्ध्य पर होता है प्रकाश का रंग निश्चित। नेक्स्ट है कि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है दोस्तों। देखिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किस रंग का होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और एक क्या पूछेगा, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और तरंग दैर्ध्य सबसे कम, तो दोनों एक ही जगह रट लीजिएगा, है ना, दोनों एक ही जगह रट लीजिएगा। क्या रटेंगे, तो चलिए इसको बता देते हैं। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक जो होता है वो लाल का होता है और कम जो होता है वो बैगनी का होता है, ठीक है। अभी पीछे हम क्या बताए थे, अपवर्तनांक, अभी पीछे क्या बताए थे, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक किसका है, तो अपवर्तनांक जो अधिक की बात करे तब हो जाएगा आपका बैगनी, ठीक है। और कम हो जाएगा किसका, तो कम हो जाएगा आपका लाल, अपवर्तनांक। लेकिन अगर तरंगदैर्ध्य पूछे अधिक किसका होगा, तो तरंगदैर्ध्य लाल का अधिक होता है और तरंगदैर्ध्य कम बैगनी का होता है। तो ये दोनों में अंतर है और बार बार यहाँ से कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि अगर अपवर्तनांक पूछे तो अधिक बैगनी और कम लाल, और तरंगदैर्ध्य पूछे तो अधिक लाल और कम बैगनी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम कि तरंगदैर्ध्य, चलिए तो बता दिए आपका। अगला सवाल है कि निर्वात में, जी हाँ क्या कह रहा है, निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति होती है, बताइए क्या होगा। निर्वात में रेडियो तरंग और प्रकाश तरंग की गति कितनी होती है दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था। 1000 बार पूछा गया प्रश्न है कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया, तो वो थे आपको रोमर महोदय। कौन थे, रोमर सॉरी रोमर महोदय थे, प्रकाश की चाल को सबसे पहले इन्होंने ही ज्ञात किया था। अगला है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई साहब, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है, जल्दी से छापिए, जल्दी से छापिए। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है आपका ओम। क्या होता है, ओम भूर्भुवः, है ना, याद रखिएगा ओम प्रतिरोध का मात्रक। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता, ये तो सबको याद होगा, कोई भी गलत मत कीजिएगा। लेंस की जो क्षमता मापी जाती है वो किस चीज़ में, तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो है क्या आपका, तो डाईऑप्टर। क्या है, डाईऑप्टर, है ना, डाईऑप्टर है आपका लेंस की क्षमता का मात्रक। नेक्स्ट दोस्तों की आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है। आपकी आँख, आपका आँख है और आँख के अंदर जो रेटिना है काला काला वाला,
है ना, उसको रेटिना कहते हैं। और उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो वो तो वास्तविक तो होगा ही, है ना, वास्तविक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, छोटा रहेगा और उल्टा रहेगा। वास्तविक रहेगा, छोटा रहेगा और उल्टा रहेगा आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब। तो लिख लीजिएगा, वास्तविक रहेगा, है ना, वास्तविक आदमी का प्रतिबिंब आदमी न बनेगा, वास्तविक न बनेगा। और क्या रहेगा, तो छोटा बनेगा, है कि नहीं। आपका पुतली मतलब कि रेटिना क्या है, काफ़ी छोटा है तो छोटा बनेगा। और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ये भी याद रखिएगा, उल्टा बनेगा आपका। अगला है कि प्राथमिक रंग किसको कहते हैं, प्राथमिक रंग। तो बताइए, नहला, याद रखिएगा, नहला और दहला तो आप लोग खेले होंगे। तो बताइए कि प्राथमिक रंग किसको कहेंगे, नहला, न ह ला। न से क्या हो गया, नीला, और ह से क्या हो गया, हरा, और ला से क्या हो गया, लाल। तो याद हो जाएगा, आज के बाद कभी मत भूलिएगा कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं दोस्तों, तो नहला को कहते हैं, है ना। नहला और दहला तो खेले होंगे, है कि नहीं। चलिए, तो न से नीला, ह से हरा और ला से लाल। तो ये हो गया आपका प्राथमिक रंग। अगला है कि सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मतलब क्या हुआ, सामान्य आँख, आपका क्या है, सामान्य आँख है, हमारा क्या है, सामान्य आँख है। तो सामान्य आँख है तो आप स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। यानी कि 25 सेंटीमीटर से अगर नज़दीक कोई वस्तु आपके आँख के है तो वो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। यानी कि दूरी कितनी होनी चाहिए आपके आँख से, तो 25 सेंटीमीटर कम से कम ये दूरी होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया सवाल। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष यानी कि इसको कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में होता है ना कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखता है ना। तो इसमें क्या होगा, दूर कैसे करेंगे, किस लेंस के माध्यम से दूर करेंगे इसको, तो अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस। देखिए, अवतल लेंस में क्या होता है ना कि वस्तुएं, अवतल लेंस जो दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर होता है वो अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस में जो होता है वो वस्तु बड़ा दिखता है। तो दूर का वस्तु अगर नहीं दिख रहा है तो अवतल से देखिएगा तो वो बड़ा बड़ा दिखेगा, तो आपको दिखने लगेगा, है कि नहीं। अब दूसरा जो सवाल है वो है दीर्घ दृष्टि दोष। हाँ, यानी कि दूर दृष्टि दोष भी इसको कह सकते हैं, दूर या फिर दीर्घ दृष्टि दोष। इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। ये होता है जाकर के बुढ़ारी में, है कि नहीं। ये होता है जाकर के जब ज़्यादा उम्र हो जाता है, 50 साल के बाद ये वाला बीमारी आपको धरेगा। तो ये होता है, आपको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। और उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो देखिए, जो ड्राइवर होता है ना, जो ड्राइवर होता है उसका जो साइड मिरर छोटा सा लगा रहता है ना, वो कौन सा लेंस है, तो वो उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं जो आती है ना, दूर से पीछे देखते हैं कितना लंबा गाड़ी लगा हुआ रहता है, पीछे से गाड़ी आते रहती है, वो उसको सारा दिखते रहता है छोटा सा मिरर में, ठीक है। तो इसमें जो आ रही है पीछे से वस्तु वो छोटा दिखाई देता है। तो ये होता है आपको दीर्घ दृष्टि दोष और आपका निकट दृष्टि दोष। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि प्रकाश क्या है। बताइए, प्रकाश क्या है दोस्तों। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो ऊर्जा है ना। आपको जो सूर्य से प्रकाश मिलता है वो क्या है, ऊर्जा ही ना है। चलिए, अगला सवाल है कि प्रकाश किस रूप में संचारित होता है ना। प्रकाश जो है वो किस रूप में संचारित होता है, तो नोट कर लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। किस रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्रकाश संचारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है। बहुत अच्छा सवाल है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य, है ना, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य जो परिसर होता है वो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के आपको 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ये जो एक के ऊपर जो बिंदु दिया हुआ ना, ये एंगस्ट्रॉम का साइन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। नोट कर लीजिएगा। अगला है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है। प्रकाश तो किसी माध्यम में भी चल सकता है ना। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम के अपवर्तनांक पर ही निर्भर करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माध्यम
हे कहाँ चल गया? अच्छा हम आगे निकल गए। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिस माध्यम में, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है ना, तो जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चालें क्या होगी? तो प्रकाश की चालें उतना ही कम होगी, है ना, उतना ही कम होगी। अगर इधर अधिक है तो इधर क्या होगा? कम होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो अभी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था कि प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार की ऊर्जा है, और ये सूर्य से जो हमें मिल रही है क्या है? ऊर्जा है। और प्रकाश का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है वो हमारा सूर्य ही है ना, वो हमारा क्या है? सूर्य ही है। अगला प्रश्न है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? फिर आ गया इस प्रकार का क्वेश्चन, कन्फ्यूजन वाला, बार बार कन्फ्यूजन होता है लाल और हरा में, है ना। तो किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन की बात कर रहा है, कम होता है? तो सब कम जो होता है वो होता है लाल का। ठीक है, किसका? लाल का। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का किसी चमकने व चमकदार पृष्ठ से टकरा कर किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन इसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों? क्वेश्चन है कि प्रकाश का किसी प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकरा करके वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक। यानी कि प्रकाश क्या हो गया? अपवर्तन हो गया, फिर से लौट गया। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किसी अवरोध से टकराकर, प्रश्न क्या का देखिए उसी प्रकार का प्रश्न है ये, है ना। प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर तथा उसके किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है, तो इसको कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? दोस्तों बताइए, है ना। समतल दर्पण की बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के किधर बनेगा? तो पीछे बनेगा। याद रखिएगा, किधर बनेगा? तो पीछे बनेगा। अगला है कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो अनंत पर बनता है। ठीक है, कहाँ बनेगा? दो समानांतर दर्पण है तो अनंत पर बनेगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? देखिए हमारा मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर है ना वो कितना है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए हम लोग जो घर में, आपके घर में भी थर्मामीटर होगा, है ना, उससे आप मापते हैं जब बुखार लगता है तो, और कितना कहते हैं कि 98 डिग्री बुखार है। गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो डिग्री में नहीं बोल रहे हैं, वो फ़ारेनहाइट में होना चाहिए। ठीक है, वो डिग्री में नहीं होगा, किस चीज़ में होगा? 98, 97, 99, 100, 101, 102 जो होता है ना वो फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, जो अगर डिग्री की बात करें तो वो हो जाएगा 37 डिग्री, है ना। अगर आपके शरीर का जो टेम्परेचर है 98.6 फ़ारेनहाइट है तो ये सही है। अगर इससे ज़्यादा है या फिर इससे कम है तो दिक्कत की बात है कि नहीं। अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। तो ये तीनों में से आप याद रखिएगा, ये वो आपको पूछ लेगा एग्जाम में, छाप देगा एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये भी आप भी छाप करके आ जाइएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है इसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडलीय, मैं क्वेश्चन को ढक देता हूँ, है ना, आप लोग चोरी कर रहे हैं, चोरी करना पाप है कि नहीं। प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? बार होता है ना। नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, अगर याद है तो छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, बताइए वायुमंडलीय दाब को किस चीज़ में मापा जाता है दोस्तों? तो बैरोमीटर के जरिए। वायुमंडलीय दाब को कैसे मापेंगे? बैरोमीटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर,
है ना। मैं लिख देता हूँ, आप घबराइए नहीं, थोड़ा सा छोटा कर दे। वायुमंडलीय दाब हो गया आपका बैरोमीटर। चलिए अगला सवाल है कि अपेक्षित घनत्व को कैसे मापते हैं। अपेक्षित जो घनत्व है इसको मापा जाता है हाइड्रोमीटर। किससे अपेक्षित घनत्व को? तो हाइड्रोमीटर, याद रखिएगा हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट सवाल है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। देखिए दाब बढ़ने पर ना, कई बार पूछा गया सवाल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर दाब बढ़ेगा है ना, तो बर्फ का जो गलनांक है वो क्या होगा? घटेगा। ठीक है, यानी कि घटता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट छपेगा सवाल कि जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है मेरे भाई। तो कितने डिग्री टेम्परेचर पर घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम जो होता है, ये होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला सवाल है कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है ना। वर्षा की जो बूंदें कैसी होती है? छोटी छोटी होती है, गोल होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो है आपका पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है? वर्षा की बूंदें गोल गोल होती है। आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। तो ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा इसका आंसर देखिए आपको दिया हुआ है, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम ग्रुप में दे देंगे। और जो लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए और 351 आपको पेमेंट करना होगा, तभी आपको ये पीडीएफ मिल पाएगा। और इसके पीछे जितना भी क्लास हुआ है, लगभग 100 से ज़्यादा क्लास हो गया है ना, 100 सवा 100 क्लास हो गया है। आपका समान अध्ययन, डीएलएड, करेंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, है ना, और साइंस, ज्योग्राफी, बहुत सारा क्लास कराया गया है। तो वो आपको सभी पीछे वाला पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। और 351 आपको पेमेंट करना है। नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो तब तक आपकी क्लास चलेगी दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पर पेमेंट करने के बाद क्या करना है, इसी नंबर पे पेमेंट करना है। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा 7857824310। वहाँ पर आपको सारा नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा और आपको एक ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ आपको डेली लिंक मिल जाएगा क्लास का, और वहाँ से आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो क्लास होता है डेली रात में 9 बजे से होता है। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा चैनल आपका कैरियर परिवार। तो इसको सब लोग आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली क्लास मिल सके, निरंतर क्लास मिल सके। हमारे यहाँ दोस्तों सीटेट की भी क्लास होती है। तो सीटेट अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो सीटेट के लिए भी आप कांटेक्ट कीजिए हमें इस नंबर पर, है ना। सीटेट की भी हमारे यहाँ क्लास होती है। तो आज यहाँ पर हम लोग देखें फिजिक्स का लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में 100% है कि यहीं से आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया गया, है ना। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पहला टेस्ट रहा, अभी लगभग 4-5 क्लास और आएगा इसका, है ना। 4-5 नहीं, अभी ज़्यादा ही आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला करके आपका लगभग 10-12 क्लास हो जाएगा। पूरे साइंस यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद हम फिर दूसरे सेक्शन पे चलेंगे आपका। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और फिर हम मिलेंगे कल कल भी आपका फिजिक्स का ही क्लास होगा आपका, है ना। टेस्ट नंबर दूसरा लेकर के आएंगे और कल भी 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे आपका फिजिक्स का ही। पहले हम फिजिक्स को समाप्त कर ले, उसके बाद केमिस्ट्री को समाप्त करेंगे और उसके बाद फिर हम आपका बायोलॉजी को समाप्त करेंगे। ठीक है, तीनों सेक्शन को आपका समाप्त करेंगे, यानी कि 12 से 15 क्लास लगभग आपका साइंस चलेगा आपका। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं कल इसी चैनल इसी समय 9 बजे ही। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।